हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। कि फ्रांस किस तरीके से मोनार्ची को ख़त्म करता है और एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। ठीक ना। अब इसको हम लोग समझते हैं, इस टॉपिक को कहना क्या चाहते हैं कि फ्रांस एबोलिश मतलब होता है ख़त्म करना। किस चीज़ को ख़त्म करना? मोनार्ची, यानी जो मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी उसको किस तरीके से हटाता है। ठीक ना। एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सरकार होती है, एक ऐसा प्रकार होता है सरकार का, जिसमें क्या होता है कि जो स्टेट के जो हेड होते हैं, मतलब जो कंट्री के हेड होते हैं, वो इलेक्ट हुए रहते हैं। कैसे हुए रहते हैं? वो इलेक्ट हुए रहते हैं, मतलब उनका चुनाव किया जाता है। उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक ना। तो आपको याद रखना होगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक ना। बेसिक डेफिनेशन रिपब्लिक का ये होता है कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्ट हुए रहते हैं। ठीक ना। मतलब उनका चुनाव किया जाता है। ठीक ना। यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि अब क्या होता है, फ्रांस मोनार्ची ख़त्म करता है और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। इस पूरे टॉपिक में हम लोग यही जानेंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस की जो सिचुएशन है, ठीक ना, लगातार उसमें टेंशन का माहौल रहता है। आने वाले कुछ साल में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया रहता है उसके आने वाले कुछ साल में फ्रांस में टेंशन का माहौल रहता है। ठीक ना। जबकि लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर लिया था, यानी संविधान को उन्होंने तो साइन कर लिया होता है, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, वो एक सीक्रेट प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक ना। सीक्रेट तरीके से वो एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। किससे? प्रूसिया के राजा से। प्रूसिया कौन है? जो बाद में जाके जर्मनी बनता है ना। ठीक ना। जो आज के डेट में जिसको हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। ठीक ना। उसके भी राजा रहते हैं अगल पड़ोस के। ठीक ना। जैसे फ्रांस के बगल में प्रूसिया रहता है, तो उसी के राजा से वो एक सीक्रेट मतलब एक प्लानिंग बनाए रहते हैं। ठीक ना। क्या प्लानिंग रहता है उसको समझिएगा। और देखिए, प्लानिंग यही बनाए रहते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने ट्रूप्स को, ठीक ना, अपने सैनिकों को क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक ना। अपने सैनिकों को भेजेंगे और जो भी आपके एरिया में जो इवेंट हुए हैं, ठीक ना, जो इवेंट, यानी इवेंट कौन से हुए हैं कि मोनार्ची मतलब राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक ना। तो ये जो भी आपके एरिया में घटना हुआ है, यानी जो भी आपके किंगडम में घटना हुआ, उसको हम क्या करेंगे, सैनिक के द्वारा भेज के फिर आपकी पावर को इस्टेब्लिश कर देंगे और इनको दबा देंगे। ठीक ना। इनको मार देंगे। ये वो प्लान बनाए रहते हैं। ठीक ना। और उनका प्लान रहता है कि इसको हम समर यानी 70-89 के समर में इसको करेंगे, यानी 70-89 के समर में हम लोग क्या करेंगे, अपने सैनिक भेजेंगे। ठीक ना। ये प्रूसिया के राजा के साथ कौन मिलकर प्लान बनाया होता है? लुईस 16। ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ऐसा करने के पीछे वजह होता है क्योंकि जो बगल का जो पड़ोसी देश होता है, ठीक ना, या पड़ोसी गणराज्य होता है, किंगडम होता है, वो उस ये सब चीज़, ये सब जो डेवलपमेंट है, विकास है, इसको देखकर परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? कि उसको भी डर रहता है कि हमारे एरिया में भी कहीं ऐसा लोग आवाज़ उठाना ना शुरू कर दे, हमारे एरिया में ही लोग विद्रोह करना ना शुरू कर दे मोनार्ची के खिलाफ। इसलिए वो सोचते हैं कि एक जैसा पूरे एरिया रहे तो कोई विद्रोही आवाज़ नहीं खड़ा हो सकता। ठीक ना। अगर छोटे मोटे विद्रोही खड़े भी होते हैं तो हम दबा सकते हैं, लेकिन अगर एक फ्रांस में बड़े लेवल पर इस तरह का तख्ता पलट हो जाता है, ठीक ना, यानी मोनार्ची ख़त्म हो जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है, तो हम लोगों को भी डर रहेगा, हमारी भी जो सत्ता है वो खतरे में पड़ सकती है। इस कारण से उन्होंने ये योजना बनाई होती है। ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या योजना बनाई होती है। कौन? लुईस 16 ने। किसके साथ मिलके? प्रूसिया के राजा के साथ मिलके। प्रूसिया क्या है? प्रूसिया एक किंगडम रहता है जिसको जो आज के डेट में जिसको हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ये होता, यानी ये घटित होने से पहले ही, ठीक ना, ये घटित होने से पहले, क्या घटित होने से पहले, यानी मतलब जो राजा प्लान बनाए थे उसको सक्सेसफुल होने से पहले ही क्या होता है कि नेशनल असेंबली को ये क्या करती है, बात पता चल जाती है। बात पता चल जाती है तो उन्होंने वो क्या करते हैं कि 1792 में क्या करते हैं बाबू, 1792 में वो एक कानून पास करते हैं। वो क्या करते हैं, एक कानून पास करते हैं, ठीक ना, अपने असेंबली में। ठीक ना। किस चीज़ के लिए? वार स्टार्ट करने के लिए। किसके खिलाफ वार स्टार्ट करने के लिए? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया।
प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, प्रूसिया तो वही है जिसके साथ मिलकर राजा प्लानिंग किए होते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रूसिया के राजा ट्रूप्स भेजेंगे, हम आक्रमण कर देंगे और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है या जो भी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने का प्रयास किया गया है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये होने से पहले ही नेशनल असेंबली क्या करती है, एक लॉ पास करती है जिसके थ्रू वो वार घोषित कर देती है, ठीक ना, किसके खिलाफ, प्रूसिया के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ऑस्ट्रिया क्यों, ऑस्ट्रिया ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया से ही जो है लुइस 16 की पत्नी बिलोंग करती हैं, मारिया, ठीक ना, याद होगा आपको नाम, मारिया एंटोनेटे, ठीक ना, वहीं से वो रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने रिलेटिव्स का वो लोग क्या करेंगे, फेवर तो करेंगे ही, ठीक ना। तो उनके खिलाफ पहले ही क्या करती है नेशनल असेंबली, वार डिक्लेयर कर देती है, युद्ध डिक्लेयर कर देती है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब क्या होता है इसमें, जो होता है ना, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब बहुत सारे स्वयं सेवक, ठीक ना, भीड़ इकट्ठा होती है, ठीक ना, बहुत सारे भीड़, बहुत सारे सैनिक क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक ना, अलग अलग गाँव से। किस चीज़ के लिए, कि वो आर्मी ज्वाइन कर सके, सेना को ज्वाइन कर सके, ठीक ना, जिससे फ्रांस की सेना बड़ी हो जाए, यानी नेशनल असेंबली की सेना बड़ी हो जाए, जिससे वो लोग आसानी से युद्ध जीत ले, ठीक ना। इसके लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स, मतलब इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए खुद ही क्या होते हैं, फ्रांस के पास, मतलब नेशनल असेंबली के पास आते हैं कि हमको क्या कीजिए, आर्मी में भर्ती कीजिए। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लोग इस वार को, इस युद्ध को, ठीक ना, कैसे देखते हैं, देखिएगा, समझिएगा। इस युद्ध को वो केवल राजा के खिलाफ युद्ध नहीं बूझते हैं, इस युद्ध को बूझते हैं कि ये तो राजा के खिलाफ हम युद्ध कर रहे ही हैं एंड एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ भी कर रहे हैं, जो पूरे यूरोप में फैला है। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो सबसे पावरफुल ग्रुप होता है ना सोसाइटी का, ठीक ना, पावरफुल ग्रुप जो होता है सोसाइटी का, यानी जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी एक हमारा युद्ध है। इसलिए बहुत सारे लोग का इमोशन इससे जुड़ा हुआ होता है, उनको लगता है कि हम क्या करेंगे इस युद्ध में, जो एरिस्टोक्रेसी है, ठीक ना, जो ये ऊंच नीच का भेदभाव है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। ये पावरफुल लेस पावरफुल ये वाले सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंस्पायरेशन का माहौल होता है, ठीक ना, मतलब थोड़ा सा देशभक्ति वाला फीलिंग, मतलब नेशनल स्टेट वाली फीलिंग यहाँ पे क्रिएट होने शुरू हो जाती है, ठीक ना। इसी में एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, यानी देशभक्त गाना गाया जाता है, देशभक्ति गाना मतलब वहाँ पे गाया जाता है, जिसका क्या नाम रहता है, मर्सिलीज। देखिएगा, नाम याद रखिएगा सॉन्ग का, ठीक ना, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, क्या नाम रहता है बाबू, मर्सिलीज। मर्सिलीज सॉन्ग गाया जाता है किस युद्ध में, जब युद्ध होता है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ 1792 में, तो एक गाना गाया जाता है पेट्रियोटिक सॉन्ग, जिसका नाम होता है मर्सिलीज। क्या नाम रहता है, मर्सिलीज। और इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, पोएट जो कवि रहते हैं, रोजेट डी आइले, ठीक ना, इनके द्वारा इसको कंपोज किया जाता है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। और ये पहली बार गाया जाता है किसके द्वारा, वॉलंटियर्स यानी सैनिकों द्वारा। कहाँ से गाया जाता है, मर्सिलीज से गाया जाता है, ठीक ना। जब वो मर्सिलीज से पेरिस जा रहे होते हैं तो वो पहली बार इस गाना को गाते हैं, कौन से गाना को, मर्सिलीज को, ठीक ना। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, मर्सिलीज ही पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि मर्सिलीज से जा रहे होते हैं पेरिस, तब वो गाना गाते हैं, वहीं से गाना शुरू होता है, इसलिए इस गाना का नाम क्या हो जाता है, मर्सिलीज पड़ जाता है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि मर्सिलीज सॉन्ग का नाम मर्सिलीज ही क्यों पड़ा, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। और आज के डेट में, ठीक ना, आज के डेट में फ्रांस का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, ठीक ना, वो क्या है, मर्सिलीज ही है। ये भी क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। तो अभी तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या चल रहा होता है फ्रांस में, यानी मोनार्ची को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है नेशनल असेंबली के द्वारा, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है इस युद्ध में, ठीक ना, इस युद्ध में क्या होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं, बहुत सारी क्या होती है, लॉस होती है, ठीक ना। और बहुत सारे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी भी होती है, मतलब आर्थिक तंगी बहुत लोगों को आती है, क्योंकि युद्ध में जाहिर सी बात है पैसा लगता है, रिसोर्सेस लगते हैं, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आर्थिक कमियां, आर्थिक प्रॉब्लम तो देखने को ही मिलेगा ही लोगों में, और ये साफ साफ दिखता भी है। ये जो क्रांतिकारी युद्ध होता है, ठीक ना, इसमें बहुत सारे लॉस होते हैं, ठीक ना, किसकी, नेशनल असेंबली का भी होता है, पूरे फ्रांस का लॉस होता है, ठीक ना, क्योंकि पैसा भी जाता है एज वेल एज, मानिए युद्ध करेंगे तो ऐसे थोड़ी युद्ध कर देंगे, रिसोर्स चाहिए, उसके लिए गन चाहिए होता था, सैनिकों के लिए भोजन चाहिए होता है, ठीक ना, इस चीज़ में सारा पैसा चला जाता है, तो पूरे फ्रांस में इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन बन जाती है, ठीक ना। क्यों,
एक और भी रीज़न होता है, इसका बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि मैन चले जाते हैं क्या युद्ध में लड़ने के लिए, मैन तो क्या करेंगे, युद्ध में लड़ने के लिए चले जाते थे। तो जो वुमेन होती थी, ठीक ना, वुमेन्स यानी महिलाएं, उनको क्या करना होता था, उनको मतलब ये जो एक तो उनको काम काम करके क्या होना होता, अपने घर का खर्चा चलाना होता था, ठीक ना, एज वेल एज अपने फैमिली का भी ध्यान रखना होता था। यानी पैसा कमाना भी है और पैसा कमा कर अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर क्या होगा, घर में खाना नहीं बन पाएगा, खाना नहीं खिला पाएंगे, ठीक ना। तो ये सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वुमेन को भी, ठीक ना, किसको, वुमेन को। और इसमें जो बहुत बड़े संख्या में जो आबादी रहती है, ठीक ना, इस बात से सहमत रहती है, इस क्रांति में उस बात से सहमत रहती है कि उसको क्या करना है, इस स्ट्रगल को या इस जो संघर्ष है उसको और भी आगे लेके चलना है। क्यों आगे लेके चलना है, क्योंकि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल असेंबली जो बनाई गई है या जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है, उसमें केवल पॉलिटिकल जो राइट है, ठीक ना, यानी राजनीतिक अधिकार जो है, ठीक ना, वो केवल रिचर सेक्शन को मिला है। कैसे सेक्शन को मिला है, यानी रिचर सेक्शन, यानी जो अमीर वर्ग हैं, अमीर लोग हैं सोसाइटी के, उन्हीं को केवल पॉलिटिकल राइट मिला है। यानी गरीबों को कोई पॉलिटिकल राइट या वुमेन्स को कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिला है। इसके पिछले वीडियो में हम डिस्कस भी किए थे इस बारे में, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन के बारे में, ठीक ना। तो ये आपको बात याद होगा, ठीक ना, मतलब रिचर सेक्शन को मिला है। तो इनका मतलब जो बहुत सारे पॉपुलेशन के बड़ी संख्या में लोग का मानना था कि इस युद्ध को और भी हम आगे बढ़ाएंगे और अपने संघर्ष को और भी मजबूत बनाएंगे। किस चीज़ के लिए, कि अब जो पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक ना, केवल रिचर सेक्शन के लिए ना हो, सब सारे समाज के सारे लोगों के लिए क्या हो, ये राइट दिए जाएँ, ठीक ना। उस समय जो होती थी ना बाबू, उस समय क्या होता था, पॉलिटिकल क्लब, ठीक ना, क्या होता था, पॉलिटिकल क्लब became an important rallying point for people who wish to discuss the government policy। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। उस समय क्या किया जाता था, राजनीतिक सभा बनाई जाती थी, ठीक ना, किस चीज़ के लिए, एक जरिया होता था, राजनीतिक सभा, पॉलिटिकल क्लब एक जरिया होता था, एक महत्वपूर्ण जरिया होता था, जिसके जरिए लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट के जो भी प्लान होते थे उसको डिस्कस करते थे, ठीक ना, गवर्नमेंट के नियम को डिस्कस किया जाता था। और वो लोग क्या करते थे, मतलब वो लोग उसमें अपना मत वगैरह देते थे कि ये चीज़ सही है कि नहीं सही है। मतलब एक पॉलिटिकल क्लब सभा बना के ये सारी चीज़ें उस समय होती थी, ठीक ना। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जरिया होता था जहाँ पे गवर्नमेंट की सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता था। उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण क्लब बन के आया, ठीक ना, महत्वपूर्ण या सबसे सफल क्लब कह लें, ठीक ना, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, ठीक ना, वो कौन सा क्लब था, जैकोबिन क्लब। नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारे क्लब बने लेकिन उसमें जो सबसे सक्सेसफुल क्लब रहा वो कौन सा रहा, जैकोबिन क्लब, ठीक ना। और ये नाम जो है जैकोबिन कहाँ से पड़ा, ये नाम पड़ा कॉन्वेंट से, ठीक ना। जो पहले एक कॉन्वेंट था सेंट जैकब में, यानी पेरिस में एक जो कॉन्वेंट था उसी पर इसका नाम पड़ गया। कॉन्वेंट क्या होता है समझ लीजिएगा, एक रिलीजियस बिल्डिंग होता है जिसको हम लोग हिंदी में धर्म संघ कहते हैं, ठीक ना। ऐसी बिल्डिंग होती है जो रिलीजियस लाइफ के लिए यानी धार्मिक लोगों के लिए क्या होती है, डिवोटेड होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो वहीं से इस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब पड़ा, ठीक ना। और इन पूरे सालों में, ठीक ना, क्या मतलब ये जितना साल संघर्ष चलता रहा इसमें वुमेन भी बहुत मतलब एक्टिव तरीके से सक्रिय होकर पूरे पीरियड में उन्होंने क्या की, पूरे संघर्ष में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, ठीक ना। कर सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटी एंड डिमांड। चैप्टर सेक्शन 4 मतलब इसी का पार्ट 4 जब हम लोग पढ़ेंगे, ये थर्ड है ना, इसी का जब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी फोर्थ टॉपिक जो पढ़ेंगे, ठीक ना, बड़ा जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इनकी क्या क्रियाएं थी, मतलब उस समय क्या ये लोग करते थे और इनका क्या मांग था, इनकी क्या मांग थी, ठीक ना, जो ये लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, ठीक ना। ये हम लोग सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। अब हमारा देखेंगे कि जैकोबिन क्लब इसमें किस तरीके का भूमिका निभाता है, या जैकोबिन क्लब के मेंबर कैसे होते हैं, उसको लीडर कौन रहते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।